आदाबर्स, मैं असदुर रहमान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल नूरी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। दोस्तों, आज साल का पहला दिन है। पिछला साल कई दुश्वारियों से होकर गुजरा। कोविड ऐसा मर्ज जो है उसने हर सेक्टर को मुतासिर किया। हम जहां रहते हैं वो कोल इंडस्ट्री कहलाता है, कैपिटल ऑफ कोल इंडिया है धनबाद, और यहाँ बहुत अहम सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड का, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। प्राइम कोकिंग कोल पाया जाता है यहाँ पे। बहुत सारे वजूहात रहे, ये इंडस्ट्री भी उतार चढ़ाव के दौर से गुजरता हुआ दिखता रहा। पिछले जो कोविड का जो वक्त गुजरा है उसमें हर सेक्टर को उसने मुतासिर किया। कोल सेक्टर भी उससे अछूता नहीं रहा। कोयले का डिस्पैच, कोयले का प्रोडक्शन, इस पर भी इसका खासा असर देखा गया। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री गोपाल सिंह। उन्होंने आज जो ये इंपॉर्टेंट सब्सिडरी है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, इसके बारे में खुलकर बातें की और कहा कि जो इसका मुस्तकबिल है वो बेहतर है, बशर्ते कि हमें पूरी लगन से, जोश और जज्बे के साथ काम करना होगा, ईमानदारी के साथ काम करना होगा, और टू डायमेंशनल जो तरीका है, तो टू डायमेंशनल दो तरीके से हम काम कर सकते हैं। एक तो पहला यह है कि कोयले का प्रोडक्शन करें, कोकिंग कोल का जो स्टील प्लांटों को जरूरत है और जिसको भारत जो है इसकी जरूरत पूरी नहीं होती है, तो भारत इससे इंपोर्ट करता है प्राइम कोकिंग कोल स्टील प्लांटों के लिए। तो अगर हम कोयले का स्टील प्लांटों को भरपूर कोयला दें तो वो इंपोर्ट भी कम हो जाएगा। दूसरा यह है कि देश का जो है फॉरेन एक्सचेंज की भी बचत होगी। आइए देखते हैं कि क्या बातें उन्होंने कही कोल इंडस्ट्री के बारे में, बीसीसीएल के बारे में। दोस्तों, आपको हमारा ये चैनल कैसा लगा? हमारे इस चैनल को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये विश्वास हो सके, आत्मविश्वास मजबूत होना बहुत आवश्यक है यदि आप कोई भी जंग जीतना चाहते हैं। इसलिए मैंने उदाहरण दी। हमारे साथ काम किए हुए हैं कुछ मिंडा वाले यहाँ हैं, बेटे हमारे डीटीओ भी वहां थे, मैं जीएम था तो ये प्रोजेक्ट आज हो रहा है वहां। और चलो मान लो छत्तीसगढ़ आप नहीं जाना चाहते, यही सीसीएल में देख लो ना, आम्रपाली, मगर ये प्रोजेक्ट 2003-04 में शुरू होने थे। वहां हमारे सीसीएल वालों की हिम्मत नहीं थी कि हम जाए, और हम लोगों ने उसको 2013, 14, 15 में खोला, और इस साल आम्रपाली अकेले 18 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करेगा, जबकि उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट मात्र 12 मिलियन टन का था। उसका हमने एक्सपेंशन, क्षमता बहुत है इस कोयला परिवार। हम लोग इसको जानते नहीं है, इसको हम लोग ठीक सही तरीके से चैनलाइज नहीं करते। देखो, सूर्य की किरणों में बहुत ऊर्जा है, आप हाथ रखो, गर्मी थोड़ी जरूर लगती है, लेकिन शायद हम ये नहीं जानते हैं कि उनको मैग्नीफाइंग ग्लास से यदि फोकस करा दो, यही सन रेस लकड़ी को जला देते हैं, हाथ को तो जला ही देंगे, लोहा को भी पिघलाने की इनमें क्षमता है। कभी आप मैग्नीफाइंग ग्लास से हमेशा हम सब जानते हैं। ये शक्ति है, ये ऊर्जा है इस कोयला परिवार। आवश्यकता है उसको फोकस करने की, आवश्यकता है उसको चैनलाइज करने की, आवश्यकता है अच्छी बेहतर प्लानिंग करने। इस एंगल से हमारा माइंड प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम लोग इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स बताया, इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनना शुरू हो गया है।
और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमें इसी साल, इसी फाइनेंशियल ईयर में फरवरी में मिल जाएगा, जो कि लोधना का होगा। और लोधना अकेले नॉर्मेटिव 15 मिलियन टन और पीक 20 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करेगा अकेले। ये एक उदाहरण है। और सीएम पीडीआई के लड़कों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि लड़के रात दिन काम कर रहे हैं ताकि जनवरी के एंड में हमें एक तोहफा के रूप में वो सौंप सके। मुझे उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक उसका प्रारूप, एक ड्राफ्ट हमारे पास, हमारे हाथों में अवश्य होगा, जबकि हम लोधना को बोलेंगे कि शायद 15 से 20 मिलियन कोयले का उत्पादन करें। वो पहला है। तो हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनकी कैपेसिटी होगी और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुरूप चलोगे तो कल उत्पादन होगा। ये हमारा तीसरा पॉइंट था। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ऑपरेशंस। इतनी हमारे पास स्किल्ड मैन पावर पड़ी हुई है, हमें उनकी क्षमता को उपयोग में लाना होगा। बहुत सारे ऑपरेशंस है जो कि डिपार्टमेंटल हो सकता है। उदाहरण तो हमारे क्रशर्स, हमारे पास इतने क्रशर्स इंस्टॉल्ड है और वो नहीं चल रहे, हम ठेकेदार का आउटसोर्सिंग करके उसको एक लगाकर उसको भी एडिशनल 15-20 रुपए टन पेमेंट कर रहे हैं। क्या आवश्यकता है? हमारे पास इतना जो मैन पावर है, हमारे पास क्रशर्स हैं, हम क्रशिंग अपना क्यों नहीं करेंगे? एक समय होता था कि E&M का वो स्ट्रेंथ होता है, आज क्रशिंग भी कॉन्ट्रैक्टर करने लगे। रोगी होती इतनी जिंदगी वहां जाने से लगता था कि ऊर्जा, वो सारे वर्कशॉप को हम लोग राइड कर सकते हैं। मोटर वाइंडिंग भी हमारी महिलाएं करती थी, हमारे एम्प्लॉयज किया करते थे। समय एक बार पुनः वो समय आ गया है कि हमारा पूरा डिपार्टमेंटल वर्कफोर्स, जिसके लिए हम जाने जाते हैं, अपनी क्षमता का दोहन करें और क्षमता के वर्किंग हमें कमाने होंगे। सच्चाई है, वरना जिस तरह से हमें कमर्शियल माइनिंग से कंपटीशन मिलेगा, यदि आज हम नहीं चाहिए तो कल हमारे जो बेड लगभग खाली रहते हैं। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है और उसका टेंडर भी प्री-NIT बिल्कुल तैयार है। और हमें लगता है कल या सोमवार सेंट्रल हॉस्पिटल में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो आपका भेलोर हो, CMC हो, देवी शक्ति हो, इस तरह की जो संस्थाएं हैं वो किसी तरह हमारे सेंट्रल हॉस्पिटल में आ जाएं, ताकि हमारे धनबाद वासियों को, BCCL वासियों को चिकित्सा की उत्तम व्यवस्था मिल सके। उसका प्री-NIT हम सोमवार तक फ्लोट कर रहे हैं, सारी चीजें बन गई हैं। मंडे ट्यूसडे तक वो प्री-NIT फ्लोट हो जाएगी। उसमें हम लोगों ने 15 दिन का समय दिया है। 15 दिन के बाद जो भी इस तरह की संस्थाएं आएंगी उनसे कंसल्टेशन होगा और हम लोग उन्हें मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि धनबाद में बहुत पोटेंशियल है, आप अवश्य आए, आपको BCCL ये बिल्डिंग मुहैया कराना है और हमारे धनबाद वासियों को वो सुविधा मिल सके। आप लोगों से भी मैं आग्रह कर रहा हूँ, सब लोगों से, कि यदि आपका भी कॉन्टैक्ट हो CMC भेलोर से, देवी शक्ति लोगों जैसे, तो आप भी उन्हें परसू करने का प्रयास करें, क्योंकि हमारी ओपन टेंडर है। ऐसे सब लोगों का स्वागत। और मैं बता रहा हूं अगले सप्ताह में सोमवार मंगल को ये प्री-NIT फ्लोट होगा। तो हम सब लोग मिलकर प्रयास करें। समस्त धनबाद वासियों से मेरा आग्रह है, हमारे विशेषकर पत्रकार बंधुओं से मेरा आग्रह है कि हम एक इस तरह का माहौल बनाएं कि उस तरह की संस्थाएं हमारे धनबाद सेंट्रल हॉस्पिटल में आ सकें, ताकि धनबाद वासियों को, झारखंड वासियों को सही मायने में उत्तम चिकित्सा सुविधा सस्ते दर मिल सके। शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। देखो आज भी हमें इतने 74-75 साल आजाद हुए हो गए, लेकिन ये सच्चाई है कि आज की तारीख में भी हमारी गरीब, हमारे जो भाई हैं, उन्हें गुणवत्ता शिक्षा नहीं मिल पाती। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे कमांड जोन में रहने वाले जो भी हमारे साथी हैं, उनके बच्चों को उत्तम शिक्षा मिले। इसके लिए हम लोग वो एक प्राइवेटली एडेड स्कूल्स वाले जो टीचर्स हैं उनसे भी बात कर रहे हैं कि भाई हम तो आपको तनख्वाह देते ही हैं, हमारी बिल्डिंग भी है BCCL की, यदि आप तैयार हो और हमारे प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स को आप फ्री में यदि शिक्षा देने के लिए तैयार हो, तो हम तो आप तनख्वाह देते ही हैं, एक समाज का सेवा भी होगा।
और दोस्तों, यदि हम सभी प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके तो मैं समझता हूं बीसीसीएल के लिए उससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं। तो वो हमारी प्राथमिक एरिया है, उसमें शायद हो सकता है बहुत जल्द हम लोग आपको बताएं कि हम लोग इतना स्कूल की व्यवस्था कर ली है आने वाले दिनों में। पानी जो है धनबाद वासियों के लिए बहुत बड़ी, चाहे माडा से पानी लेने का बात हो, बीसीसीएल 32-34 करोड़ रुपए खर्च करता है, जबकि हमारे खदानों में इतना पानी भरा हुआ है। माडा से हमारी मीटिंग हो रही है, मगर आप जानते हैं सरकारी प्रतिष्ठानों में जो कुछ अड़चने आती हैं वो हो रही हैं। मगर सिर्फ ये भी सच्चाई है कि हमारे खदानों में जितना पानी है उसके दो पहलू। एक तो इन पानी के चलते हमारा कोयला डूबा हुआ है, कहीं ना कहीं उत्पादन में बाधा होता है, और हम सारा पानी निकाल कर यदि कोयला का दोहन शुरू करें तो फिर हमारे पास पानी नहीं है। और ये तो हम पीने के पानी की व्यवस्था करते हैं। जब आप धनबाद की बात करते हो, बीसीसीएल में हम जाकर घूमते हैं तो कई हमारे साथी हैं जिनके छोटे छोटे खेत हैं जिसमें वो धान लगाता है, उसको कहां पानी मिल पाता। तो पानी सबके लिए आवश्यक है, पीने के लिए भी आवश्यक है, सिंचाई के लिए भी आवश्यक है। इसमें हम लोग अभी मैं बैठा था तो हमारे डायरेक्टर फाइनेंस वही कान में बोल रहे थे, एक पीएसयू है समीरन कलकत्ता वाली है, नाम बताइए। वेबकोस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उससे हम लोग कंसल्ट किए हैं। हो सकता है कि अगले सप्ताह में वो कंपनी आएगी और परमानेंट सॉल्यूशन यदि धनबाद के पानी का होना है तो जो दोस्तों समझ में आता है वो एक ही है कि दामोदर नदी पर एक बराज, हमारे यहां से दामोदर गुजरती है। इसमें ऑफ कोर्स ये सिर्फ बीसीसीएल के बस का बात नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि पानी के लिए सब लोग आगे बढ़कर सहयोग करेंगे। हमें राज्य सरकार का सहयोग चाहिए, हमें हमारी मंत्रालय का सहयोग चाहिए, हमारा कोल इंडिया ऑलरेडी इस पे हमारे ऑन बोर्ड है। तो यदि हम दामोदर में डैम बना सके, और जिसके लिए हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से उससे कंसल्टेशन शुरू कर चुके, उससे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की हम लोग बात कर रहे हैं कि कितना पैसा आएगा, कहां बन सकता है, क्योंकि ये तो एक स्पेशलाइज्ड जॉब है। तो इसमें ऑलरेडी हमारे डायरेक्टर फाइनेंस उस पीएसयू से बात कर चुके हैं और उस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यदि दामोदर पे एक डैम बन सके तो धनबाद को पीने के लिए हो या सिंचाई के लिए हो सफिशिएंट पानी मिल जाएगा, और फिर धनबाद की धरती सही मायने में हम लोगों को धन्यवाद देगी, समस्त धनबाद वासियों। तो ये दोस्तों सीएसआर में हमारी प्राथमिकता है, उसको हम लोग करें। सेफ्टी के साथ सिक्योरिटी भी आती है, वो भी हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू। हमने थोड़ी सी चर्चा की कि जो हमारा डिपार्टमेंटल मैन पावर है जो सिक्योरिटी में जा सकता है, उसके लिए हम लोग स्पेशल टास्क फोर्स बनाने के लिए हम लोगों ने प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। जो लोग सुरक्षा से जाना चाहें स्पेशल टास्क फोर्स में, उनको हम, वो हो सकता है कि हमारे पास काफी अच्छी संख्या हो, तो वैसे लोगों को हम लोग सिक्योरिटी में डिप्लॉय करेंगे। वैसे लोगों को यदि हम जो हमारे कोयला स्टॉक में आप देखेंगे जो पत्थर दिखता है जिसके चलते हमारा कोयला बिकने में परेशानी होती है, ऐसे लोगों को हम लोग वो स्टोन पिकिंग में लगाएं, हमें फायदा नहीं। तो वो स्पेशल टास्क फोर्स का भी कार्य चल रहा है, उसकी पहचान हो रही है और वो हमारे लिए मैं समझता हूँ बहुत ही कारगर है। सीआईएसएफ ये अपनी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। हम लोग एक और एजेंसी से बात कर रहे हैं, त्रिपुरा राइफल से, हमारे ऑलरेडी डायरेक्टर पर्सनल उसमें लगे हुए, उनसे बात कर रहे हैं, उनको चिट्ठी भी लिख चुके हैं। तो वो यदि आ जाती है हमारे पास वर्क फोर्स, क्योंकि सीआईएसएफ के पास मैन पावर की भी कमी रहती है, इनकी डिमांड पूरे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा है, तो वो यदि आ जाती है तो हमारी जो आउटसोर्सिंग पैचेज, जहाँ की हमेशा हमारी शिकायत करती है कि सर वहाँ सिक्योरिटी हमारा बहुत ही कमज़ोर, तो शायद हम उस कमी को भी पूरा कर सकें। और जो अंतिम है दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण, 9th पादान 9, वो है एटीट्यूड, वो है माइंड सेट।
वो है हमारी सोच। आप सब चीज कर लो, लेकिन यदि हमारी सोच नहीं बदलती है तो आप जितना भी कर लो कुछ भी नहीं। और सोच के लिए विशेषकर आज की परिस्थिति में, जब ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है, कमर्शियल माइनिंग की बात हो रही है, अब तो परिणाम भी दिख रहे हैं, ऐसे दौर में दोस्तों विशेषकर हम लोग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, हम लोगों को अपना अप्रोच बदलना होगा, माइंडसेट बदलना होगा, एटीट्यूड बदलना होगा। और उसमें विशेषकर दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक तो है कि हमारी वो लाट साहबियत, वो ऐंठन खत्म होनी होगी। एक समय था कि हम बोलते थे कि कोयला लेना है तो लो, वरना भाई साहब समय मत बर्बाद करो। हमें ये तो पूरा ही बदलना हो। आज वही चीज कल की तारीख में कस्टमर बोलेगा कि भाई साहब कोयला देना है तो दो, वरना हमारा समय बर्बाद मत करो, मैं जाकर वहां से ले लूंगा सस्ते दर के लिए। तो हमें अप्रोच बदलना होगा। ये मुश्किल होगा हम लोगों के लिए, क्योंकि इतने सालों तक हम लोग एक अंदाज में, एक लाट साहबियत के साथ काम किए, लेकिन ये बदलना पड़ेगा, वरना हमारा अस्तित्व को प्रश्न चिन्ह लगेगा। तो हमें एक एटीट्यूड बदलने हो। और दूसरा मेरे दोस्तों, जज्बा। कोई भी जंग हथियारों से नहीं जीता जाता, जंग जीता जाता है जज्बा से। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। बांग्लादेश में, बांग्लादेश के साथ हमारा जो वार हो रहा था, तो इंडियन आर्मी के पास एम्यूनिशन लगभग समाप्त। मानिक शाह, जब हमारे इनके एम्यूनिशन खत्म हो रहे थे, गोली, तो इन्होंने सोचा कि अब तो करना क्या, अब क्या करें, अब डू और डाई, मरना ही था। उसमें मानिक शाह ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई और माइक लिया और बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान के सैनिकों को ललकारा। यदि 2 घंटे के अंदर, तय समय सीमा के अंदर, यदि तुम सरेंडर नहीं करते हो तो एक एक को भारतीय सेना गूंज दी। जज्बा। और जब ये भारतीय सेना की जज्बा दिखी, उन लोगों ने सरेंडर किया और फिर उन्हीं की गोलियां लेकर उन्हीं पे हमारे सैनिक हावी हुए और हमने बांग्लादेश का जंग जीता। कारगिल में दुश्मन ऊपर बैठा हुआ था बंदूक ले, हमें नीचे से जाना। अब आप सोच सकते हो कि ऊपर में कोई बंदूक लेकर बैठा हो और आप नीचे से जाकर जंग जीत लोगे। कोई सोच सकता है क्या? यदि कोई सोच सकता है तो ये सिर्फ भारतवर्ष की जनता सोचे। और हमने कारगिल का जंग जीता। तो दोस्तों, हमारे पास एम्यूनिशन बहुत है। जज्बा, जो मैं एटीट्यूड की बात, एक टीम स्पिरिट, हमें भूल जाना होगा कि हम सीएमडी हैं, कैटेगरी 1 हैं, हम नेता हैं, अभिनेता हैं, हम क्या हैं, ये भूल जाना होगा। हमें ये सिर्फ जानना होगा कि हम एक इंडिविजुअल। भाई, जब हम पैदा हुए थे तो क्या ये छाती पर लिखा हुआ था सीएमडी? हमारा आज की तारीख में साथी है, वहीं कुसमुंडा में है, पीएन पांडे। अभी मैं देख रहा था मैसेज आया, हम लोग दोनों क्लास स्कूल में एक बेंच पर बैठा करते। हम लोग दोनों बड़े अच्छे मित्र। जब मैं कुसमुंडा में प्रोजेक्ट ऑफिसर बना तो एक दिन सुबह में देखा एक व्यक्ति थोड़ा सा शर्माते हुए, गमछा बांधे हुए मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है। बना हुआ था, मुझे लग रहा था कि ये कहीं पीएन पांडे तो नहीं है। डोजर ऑपरेटर था, मैं प्रोजेक्ट ऑफिसर। डरता है डोजर ऑपरेटर प्रोजेक्ट ऑफिसर से मिलने। जब पास आया, हमें लगा तो मैंने पूछा कि आप पांडे जी हो क्या है? तब उसने तौलिया खोला, वो गमछा, वही पीएन पांडे था। आज भी है कुसमुंडा। मैं एक भी ऐसा उदाहरण नहीं दे रहा हूं जो पुस्तकों में। ये सारे उदाहरण आज की तारीख में हो रहे हैं। और मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि हमारे बीसीसीएल के साथियों, आप बजरंगबली। पहले आपको अपने आप में भरोसा पैदा करना, आपको यह जानना होगा कि आप बजरंगबली हो,
समुद्र लांघ कर सीता मैया को अकेले इस पार लाने की क्षमता है। इसलिए ये सारे मैं उदाहरण देता हूं। और वो पीएन पांडे, जैसा कि मैं बताया, बेस्ट स्कूल में हम लोग दोस्त थे, एक बेंच पर बैठते थे। अंतर से इतना ही था कि वो एक भी सिनेमा नहीं छोड़ता था और मैं एक भी सिनेमा नहीं देखता। अंतर इतना है। तो एक सिनेमा देखना नहीं देखना का अंतिम परिणति क्या हुआ? तो डोजर ऑपरेटर बना और मैं आपके समक्ष। तो दोस्तों, हम सीने पे ये लिखवा कर नहीं लाते हैं कि हम सीएम जी। इसलिए हम लोगों को ये भूल जाना होगा कि हम अधिकारी हैं, हम ये हैं, वो हैं, लाख साल, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सही मायने में जब हमारा यहाँ होता था ना नेताजी पूल इंडिया की ऑफिस होती थी, तो मैं देखा हूँ उस कुर्सी पर मैं रह भी चुका हूँ। चेयरमैन जब उस बिल्डिंग से निकलते थे ना, जब निकलते थे तो एक तो बड़ा बड़ा गार्ड होता था ना, मूंछ वाला, लंबा सलाम मारता। लेकिन जो बाहर निकलते थे, मार धक्कम धुक्की, वहां पब्लिक बहुत जाती।